अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लेक्सर्स देख रहे थे और मल्टीप्लेक्सर्स में हम लोगों ने उनको स्क्रैच से कैसे बनाना है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर को हम देखा था कि 4x1 और 2x1 को मिला के कैसे बनाते हैं। और एक चीज़ और हमने देखी थी कि क्वाड्रुपल 2x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है जो स्टार्ट होगा मल्टीप्लेक्सर रिलेटेड, छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से हमने डिकोडर को कम्बिनेशनल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर देखा था कि किसी भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन गिवन है, कोई कम्बिनेशनल सर्किट गिवन है, ठीक है, मिन टर्म सम और मिन टर्म गिवन है, सम और मिन टर्म डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से आती हैं, तो अगर आपको कोई ट्रूथ टेबल भी गिवन है तो भी यही चीज़ गिवन है एक्चुअली आपको, ठीक है ना, गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इसका सर्किट बनाएं आप, तो मक्स को यूज़ करते हुए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें, यानी कि वो ऐसा सर्किट बनाएं वो सिर्फ मक्स की आईसी हो और इसकी इनपुट पर आप 1 2 5 7 की मिन टर्म्स दें तो आउटपुट पर 1 आए वरना 0 आए। तो ये काम आप मक्स से कैसे करेंगे? डिकोडर से तो हमने देखा कि कैसे किया जाता है, मक्स से हम ये काम देखते हैं कैसे किया जाता है। अच्छा, फंक्शन जानने के बाद, मिन टर्म जानने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप डिसाइड करें कि मल्टीप्लेक्सर कौन सा चाहिए होगा। अगर आपके अपना डिसीजन हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको गिवन है ऑलरेडी कि ये मक्स ही यूज़ करना है, फिर तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, शायद शायद ना लगाना पड़े, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आपको खुद चॉइस दे दी जाए तो आप ये काम करें, आप गिनें कि वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, आप ये देखें कि वेरिएबल्स कितने हैं और इन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल कम कर लें। अगर आपकी चॉइस है अभी, ठीक है ना, तो आप इन वेरिएबल में से एक वेरिएबल कम करें तो 3 वेरिएबल्स गिवन है, एक वेरिएबल कम करेंगे 2 रह जाएगा। इस चीज़ को पावर बनाएं 2 की, ठीक है ना, तो 2 पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। तो आप 4/1 का मक्स यूज़ करें। बेसिकली ये 4/1 की जो बात हो रही है, ये जो 2 है ना, ये सिलेक्ट लाइन के साथ रिलेटेड है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप वो मक्स यूज़ करें जिसमें 2 सिलेक्ट लाइन्स हों, ठीक है ना, अगर आपकी चॉइस है तो। बाकी मैं आपको अलहदा भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन लेट्स से आपके पास चॉइस है तो आप 2/2 सिलेक्ट लाइन वाला मार्क्स चूज कर लें इस सिनेरियो में, ठीक है, एक वेरिएबल कम करके। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स का कुछ जो है सिस्टम होगा आपके मार्क्स के साथ, सिलेक्ट लाइंस के साथ। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें 4/1 का मार्क्स चाहिए। उसका स्ट्रक्चर में AB 0 1 2 3 सिलेक्ट लाइन, और इसको हम आउटपुट को y कह देते हैं, ठीक है ना, बल्कि सिलेक्ट लाइन सॉरी S0 S1, ठीक है, या S1 S0 लिख दें। आपको बस पता होना चाहिए कि MSB कौन सी है। फिर आप ये काम करें, जो सेकंड स्टेप है, ये तो मार्क्स आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको बनाने की अभी ज़रूरत नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए कि 4/1 का मार्क्स। सेकंड काम आप ये करें, आप ट्रूथ टेबल बनाएं X Y Z, और उस ट्रूथ टेबल में ऑब्वियसली जो ऊपर वाली फॉर्म है, इस फॉर्म की मिन टर्म्स को लिस्ट करें, राइट। तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? 1 2 6 3 4 7। अच्छा, इस काम करने के बाद आप एक काम करें जो कि सिलेक्ट लाइन से रिलेटेड है, कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, पहले दो वेरिएबल्स, ये आप सिलेक्ट लाइन में दें और इसी ऑर्डर में दें जिस ऑर्डर में MSB है, वो MSB वाली सिलेक्ट लाइन के साथ, यानी कि बड़ी सिलेक्ट लाइन के साथ, और जो उससे अगली बिट है वो S0 वाली जो सेकंड सिलेक्ट लाइन है उसके साथ आएगी। तो X आएगा S1 के साथ, Y आएगा S0 के साथ। अब नेक्स्ट काम क्या करें? अब Z वेरिएबल रहेगा, तो Z वेरिएबल कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट F होगी, इसकी बनेगी, ठीक है ना। ये भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपने देखना है। अब इनपुट्स, एक इनपुट यहाँ दे दी, एक इनपुट यहाँ दे दी, बाकी थर्ड इनपुट कहाँ देनी है। उसके लिए आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने ट्रुथ टेबल को फर्दर डिवाइड करें, जो वेरिएबल आपने छोड़ दिया है डिवाइड करें, ठीक है, और ये वेरिएबल देखें कि इस वेरिएबल के मुताबिक बाकी वेरिएबल्स की कांस्टेंट वैल्यू कहाँ रहती है, फिक्स कहाँ रहती है। तो आपको नजर आएगा कि एक्स वाई जो है वो दोनों 0 0 रहते हैं, जबकि ये वेरिएबल वेरिएट होता है। तो इस तरह
4 कैटेगरीज बन जाएंगी, 0 0, यहाँ पर एक्स वाई दोनों 0 1 रहते हैं, यहाँ पर 1 0 रहते हैं और 1 1। तो देखें कि वो जो वेरिएबल है आपका, जब आप इस तरह करेंगे ना कि सबसे छोटा वेरिएबल लेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, ठीक है ना। तो जेड इसमें 0 1 एक एक बारी के बाद चेंज हो रहा है, ट्रू टेबल की बात करें अप टू डाउन जा रहे हैं, लेकिन उस 0 1 के दौरान ये एक्स वाई 0 0 रहता है, ये एक्स वाई यहाँ पर 0 1 रहता है, ठीक है। ये करने के बाद आप ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है इसको एक्सप्रेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ जी, यानी कि आप जी की फॉर्म में ये आंसर लिखें। तो देखें जी 0 रह रहा है, ये भी 0 रह रहा है, जी 1 रह रहा है तो ये भी 1 रह रहा है, इसका मतलब है ये इस डब्बे की इस बॉक्स का आंसर आएगा जी, ठीक है। या यूं कह लें कि एफ इक्वल टू जी फॉर दिस पोर्शन। यहाँ देखें जेड 0 रह रहा है, एफ 1 हो रहा है, जेड 1 हो रहा है रह रहा है, एफ 0 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जेड कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस बॉक्स के लिए एफ इक्वल टू जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जेड 0 हो या 1 हो, आउटपुट 0 ही रह रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एफ इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब ये कम्बिनेशन आ रहा है 1 0 0 1 0 1, तो आउटपुट पे एफ हमेशा 0 रह रहा है। और अगर ये वाले भी फिर इसी तरह होगा कि क्योंकि एफ चेंज ही नहीं हो रहा और 1 रह रहा है, तो एफ इक्वल टू 1 आएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो चीज़ें निकाली है ना, ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन निकाला है, ये आपने 0 के साथ करना है, ये वाला 1 के साथ ज्वाइन करना है, ये वाला 2 के साथ करना है, ये वाला 3 के साथ करना है। और फर्दर आसानी के लिए हम ये कर देंगे, ये z हमने कर दिया, z कॉम्प्लीमेंट, इसको 1 0 यहाँ पर हमने बोल दिया कि होगा इनपुट पर, और यहाँ पर 1। इससे क्या होगा, ये जो हमने किया है, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगी ज़रा गौर करें। आप कोई कॉम्बिनेशन दें, कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दें और देखेंगे क्या एफ वहाँ पर वही आ रहा है कि नहीं। एक रैंडम ट्राई करते हैं, लेट अस से कि 1 0 0, तो 1 0 0 का मतलब ये है कि x जहाँ 1 है, y 0 है और z जो है वो भी 0 है, तो आपने वेरिएबल दे दिए। जब x और y 1 0 होगा तो s1 s0 1 0 मतलब 2 हो जाएगा, तो जो 2 वाला डाटा है ये आगे जुड़ जाएगा y के साथ। तो जब एक्स वाई 1 0 और z भी 0 होता है तो आउटपुट क्या आती है 0, तो 2 के इनपुट पर डाटा क्या है 0, तो f आ रहा है 0। इसका मतलब जब आपने 1 0 0 दिया तो f 0 आया। एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं, 0 1 0 0 1 0, तो x और y जब आप 0 1 दे रहे हैं और y z भी आपने 0 रखा है, तो 0 1 देने से सिलेक्ट लाइन 1 की सिलेक्ट हुई हुई है, और 1 पे इनपुट पर क्या आ रहा है, यानी कि f इक्वल्स टू जो भी इनपुट 1 पर आएगी, और इनपुट 1 पर क्या आ रहा है, z 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट इनपुट पर 1 आ रहा है। तो इस केस में भी जब आपने इनपुट दी 0 1 0, तो f 1 आ रहा है, जो कि आना ही चाहिए था। तो इस तरह सारे कॉम्बिनेशन इस पर ट्रू होंगे। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। अब हम एक थोड़ी सी एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम 4 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो भी इसी तरह होगी, जाहिर सी बात है। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें फ़र्क ये है कि S0 S1 ऊपर दे दिए हैं, और इसमें ये ख्याल रखना है कि S1 के साथ ही x आएगा, यानी कि x जो बड़ी बेटा है वो S1 के साथ ही आती है, यानी कि बड़ी जो सिलेक्ट लाइन बड़ी होती है, और y फिर उसके उसके नीचे ऑर्डर शुरू हो जाता है। अगेन फिर आपने इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया और इक्वेशन लिखी और वो आपने इनपुट पर दे दी, ठीक हो गया। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगी जो अभी हमने की है। फिर अगर 4 वेरिएबल का आ जाता है तो फिर आप रिपीट करना शुरू करें स्टेप्स, ठीक है ना। अब सामने बोर्ड नहीं है तो मैं रिपीट करना शुरू करता हूँ। तो अब ये 4 वेरिएबल हैं, तो इनमें से क्या करना है, एक वेरिएबल कम कर लें। अगर आपके पास चॉइस है, गिवन है मार्क्स की, तो एक वेरिएबल कम करेंगे तो क्या होगा, 3 हो गया, 2 पावर 3 क्या हुआ 8, या 3 सिलेक्ट लाइन वाला मार्क्स कौन सा होता है 8/1, ठीक है ना। तो 8/1 का मार्क्स कर लें। अब इसमें 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, फिर आप इसको क्या करेंगे, एफ आउटपुट पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अब इस तरह डिवाइड करेंगे कि एक वेरिएबल रह जाए यहाँ पर, और आप ए बी सी इनपुट पर देखें किस ऑर्डर में दिया। सबसे बड़ी जो MSB है वो S2 पर आई है, फिर उसके बाद ऑर्डर वही शुरू हो गया ABC वाला। तो ये ज़रा जेहन में रखना है बस आपने, वरना आपका आंसर, और अगर आप प्रैक्टिकली सर्किट बनाते हैं तो प्रैक्टिकली सर्किट की फंक्शन गलत आएगी। फिर आप देखें, आपने
जहाँ ए बी सी तीनों चेंज नहीं हो रहे फॉर डी, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन चेक करना, ए बी सी तीनों चेंज नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ इस पोर्शन में देखें ना, ये जो मैंने डिवाइड किए हैं, तो इसमें ए बी सी इन सारे पोर्शन में, ग्रीन वाले पोर्शन में चेंज नहीं होंगे, डी चेंज हो रहा होगा। और अगेन आउटपुट लिख लें, जो हर खाने की ग्रीन कॉलम की आउटपुट है, रो की आउटपुट है, इसको आउटपुट लिख दें इन द टर्म ऑफ डी। तो ये 0 और 1, यहाँ भी 0 1 डी होगा, डी होगा, ये डी प्राइम होना चाहिए, ये नेक्स्ट 0 होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 0, नेक्स्ट डी एंड 1 एंड 1। और ये आप इस तरह सर्किट बना देंगे, ठीक है। डी आपने 0 को दिया, फिर डी आपने 1 को दिया, डी कॉम्प्लीमेंट आपने 2 को दिया, डी फिर 5 में गया हुआ है जहाँ पर ये आया था, ठीक है, 1 0 1 जहाँ पर आया था, ठीक है। फिर ये 0 आपने दिया, ये दोनों 0 हैं, फिर एंड पे आपने दोनों 1 दिए, तो ये आपके पास सर्किट हो गया। अब आपके पास यही वाला जो ऊपर हमने काम किया है, आपके पास फंक्शन वही गिवन है, 4 वेरिएबल का वही फंक्शन है, 0 1 0 0, बेशक आप पीछे जाके देख लें, वही फंक्शन है। हमारा मकसद इस फंक्शन के साथ नहीं है, हमें मक्स 4/1 का दे दिया गया। तो अब क्या किया जाए, यानी कि पहले तो हमारे पास मक्स की चॉइस थी, तो हमने कहा अच्छा एक वेरिएबल हम कम करते हैं इनपुट का और उतनी सिलेक्ट लाइन वाला मक्स चूज कर लेते हैं, और आपने देखा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन जब ये काम कर दिया जाए तो फिर क्या करना है, अगर आपको दे दिया गया S1 S0 का मक्स, तो फिर आपने देखना है कि सिलेक्ट लाइंस कितनी है आपके पास, 4/1 के मक्स में सिलेक्ट लाइंस कितनी है, सिलेक्ट लाइंस हैं 2। तो फिर आप ये करें कि पहले 2 वेरिएबल साइड पर कर लें, यानी ए और बी, ठीक है ना, यहाँ लाइन लगा लें, बाकी फिलहाल छोड़ दें। और ए और बी आप कहाँ देंगे, S1 पर आप ए देंगे और बी S0 पर देंगे, उसी ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आप जो डिवीजन करेंगे, यहाँ पर फिर ए बी को देखते हो कि ए बी कहाँ चेंज नहीं होता, वहाँ डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखें पहले ग्रीन यहाँ पर लगाए थे ऊपर हमने, अब 4 के बाद आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ए बी कहाँ चेंज नहीं होता। अगर आप इससे पिछली स्लाइड पर जाएं तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों कहाँ चेंज नहीं होते, जो रेड लाइन के लेफ्ट साइड पर हैं वो देखते हैं कि वो कहाँ चेंज नहीं होते, तो उतनी डिविजन्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ए बी जो है वो इस पूरे के दौरान चेंज नहीं हो रहा था, तो आपने ये कहा कि ये डिवीजन कर देते हैं। बट व्हाट विल बी एफ, ठीक है, एफ क्या होगा, एफ को आपको लिखना पड़ेगा सी डी की टर्म्स में, ठीक है। फिलहाल मैं एफ के आंसर लिख रहा हूँ, फिर मैं अपनी स्लाइड पर अपने बोर्ड पर आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एफ आएगा डी की इक्वल, ये कैसे आया, ये क्या मैंने देख के लाया कि जी 0 1 0 1 है, नहीं इस तरह नहीं लाया, ठीक है ना। बहरहाल मैं आता हूँ, यहाँ आएगा सी प्राइम डी प्राइम, ये कैसे पता चला मुझे, अच्छा मेन टर्म थी तो मैंने कहा, तो ये फंक्शन सी और डी के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, चलें इसको फंक्शंस को भी ज़हन में रख लेते हैं और हम पहले बनाते हैं। पहले हम सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया डी वाला, ठीक है, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। डी और सी प्राइम डी प्राइम वाला मैं बताता हूँ, पहले मैं डी वाला फंक्शन लिखता हूँ, सिर्फ ये वाली आउटपुट मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगा। आप देखें आपके पास वो सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ ऊपर वाले मैंने फिर दोनों ही बना दिए, मैंने कहा 2 डिवीजन बनाता हूँ, बाकी मैंने 8 एंट्रीज नहीं लिखी, यहाँ तक आपको बात समझ आ जाएगी। S1 S0 पर आपने दे देना है इसी ऑर्डर में कि S1 ए के साथ हो और S0 बी के साथ हो, यानी कि S1 बड़ी बिट के साथ हो, ठीक है। और बाकी अब ये इसका आंसर आ रहा था सी सॉरी डी ओनली, तो ये कैसे आ रहा था, इसके लिए आप ये करेंगे कि देखें ये क्या है, 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल हैं एफ के साथ, ठीक है, यानी कि एफ 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, ए भी तो कांस्टेंट है वहाँ के लिए। तो आप करेंगे ये कि आप 2 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे, हालांकि 2 वेरिएबल का आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख कर भी बना सकते हैं, इसकी एक्सप्रेशन ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो सकता है आपको कहा जाए कि 2/1 का मार्क्स दे दिया जाए और यहाँ पर ए पे लाइन लगानी पड़े आपको बी सी डी की फॉर्म में, तो 3 वेरिएबल के मैप आए सी डी एफ फॉर ओनली दीज फर्स्ट, तो 0 1 0 1 आप सिर्फ इसको यहाँ पर पुट करें तो यू विल फाइंड 0 1 0 1, ठीक है। और जब आप इसका के मैप का ग्रुप बनाएंगे तो यू विल सी कि सी तो चेंज हो रहा है, तो एफ को यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी। इसी तरह जब यहाँ पर आप 1 रख रहे हैं तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट जो ग्रीन वाला ये जो नेक्स्ट ग्रुप है इसमें सिर्फ यहाँ 1 आ रहा है, बाकी 0 आ रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर इसको करेंगे तो इसका ग्रुप का आंसर आएगा सी प्राइम डी प्राइम। तो ये जो डी है ना वो यहाँ पर देना है, और ये जो सी प्राइम डी प्राइम है वो 1 पर देना है, लेकिन सी प्राइम डी प्राइम का सर्किट बना कर देना है, ऐसे नहीं देना, यानी डी आप डायरेक्ट यहाँ दे दें, तो डी नॉट का एंड विद सी प्राइम। तो ये आप पहले सारे वर्किंग देख लें जिस तरह वहाँ पर गिवन है,
ठीक है, यानी कि लेट्स से मैं फाइनल एक दफ़ा बना ही देता हूँ। तो मेरे पास पहली एक्सप्रेशन आ रही डी सी प्राइम डी प्राइम सी डी और 1, S1 S0, S1 के साथ A B। आप पिछले डायग्राम में देखिएगा कि S1 नीचे बनाया था तो A मैंने नीचे बना दिया था, तो आपको लॉजिक बस पता होनी चाहिए कि क्यों हम उसको उसके साथ लगा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज वाई। तो F यहाँ पर आ जाएगा, D यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, D यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, D प्राइम एंड C प्राइम ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, C और D को आप एंड करेंगे तो ये 2 पर आ जाएगा और इसको आप 1 दे देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तो आपके ऊपर है कैसे आप बनाते हैं इसको। हो सकता है कि आपको सी प्राइम और डी प्राइम का कहा दिया जाएगा, खुद ही आप यूज़ कर लें। जितनी लिबर्टी आपको दी जा सकती है आप लें, आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए। बहरहाल तो चैप्टर 4 हमारा इस टॉपिक पे एंड होता है, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ रहे थे, जिसको हमने डिफाइन किया था कि जो आपके पास ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है, जिसको हमने दूसरी तरीके से डिफाइन ये किया था कि आप चाहे जितनी मर्जी इनपुट्स देने के बाद वो स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन दें तो आउटपुट आपके पास सेम रहेगी। यानी कि आपके पास एक 3 इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट है और आप 0 0 0 0 1 0 इस तरह के थ्रू जाते हैं और आपको पता है कि 1 0 1 पर 1 आना है इसका आउटपुट। तो अब 101 आप चाहे 10 साल बाद दें, 50 साल बाद दें, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट ने 1 ही देना, चाहे आप 101 को अल्टरनेट करके दें। वैसे ये इसका मतलब ये नहीं है कि इतने टाइम के बाद दें। बेसिक मतलब ये है कि 101 आपने दिया, उससे उसके बाद आपने लेट से 110 कॉम्बिनेशन दिया या 010 कॉम्बिनेशन दी और आप वापस आए तो 101 पे अब आउटपुट पहले 1 आ रही थी, आप 0 आ रही हो। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा काम कभी नहीं करते हैं। हाँ, ऑन द अदर हैंड सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट की इस तरह की चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 101 आप थोड़े कॉम्बिनेशन देने के बाद आए, वापस आपको 1 ही मिल रहा हो। लेकिन लेकिन इसमें ये भी हो सकता है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक में कि आंसर चेंज हो जाए। थोड़ी देर बाद आप आए, 0 मिले, वापस उस कॉम्बिनेशन पर दोबारा साइकिल थ्रू करके आए दूसरे कॉम्बिनेशन पे, उसी कॉम्बिनेशन पर दोबारा 1 आ रहा हो। ठीक है ना? तो ये काम हो सकता है। बेसिकली हम एक आउटपुट की फॉर्म में देखते नहीं हैं सिंक्रोनस सर्किट्स को, लेकिन हमारी मजबूरी ये रही है कि हमारे पास ज़्यादातर जो सर्किट्स अभी तक रहे हैं कॉम्बिनेशनल के, जो हमने सिर्फ एंड और से बनाए हैं, उनकी आउटपुट एक ही होती है। ठीक है, लेकिन आपने डिकोडर्स देखे हैं जिनकी आउटपुट एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक वक्त में हम कई आउटपुट्स मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप यूँ समझ लें कि डिकोडर अगर एक कॉम्बिनेशनल डिकोडर है तो उस पर जब आप इनपुट 0 0 देंगे तो आउटपुट 1 0 0 0 आएगी। ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ। तो एक वैसे ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल का मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेट से आपके पास एक डिकोडर है, ठीक है, और ये 0 0 इनपुट पर 1 0 0 0 देता है। जब आप 0 1 देते हैं आपको पता है आउटपुट चेंज होगी, 1 0 देते हैं आउटपुट चेंज होगी। अब इसके बाद आप दोबारा आके 0 0 देते हैं तो आउटपुट दोबारा यही आएगी, ये तो हमें पता है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशनल सर्किट काम ही ऐसे करते हैं। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट का इस तरह का सर्किट है, डिकोडर ही नहीं है, इस तरह का सर्किट है जिसकी 4 आउटपुट हैं, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। आपने 0 0 दिया तो फर्स्ट टाइम 1 0 0 0 आया, फिर आप 0 1 दिया, 1 0 दिया। ठीक है, ये साइकिल थ्रू होते होते डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जब आप दोबारा 0 1 पर 0 0 पर आए 1 0 के बाद, तो हो सकता है कि अब आउटपुट पर कुछ और आंसर आ रहा हो। ये तो डिपेंड करेगा, ये आंसर डिपेंड करेगा आपने सर्किट को बनाया कैसे है। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली एक सलाहियत है कि आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो आउटपुट चेंज करता है सेम इनपुट कॉम्बिनेशन पे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है अभी तो शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन हम साइकिल थ्रू जब करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के अपने जाएंगे, तो फिर आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में ज़रूरी क्यों है। बेसिकली जो सारा काम कर रहे हैं अभी तो रैंडम लग रहा है कि वैसे ही 0 1 1 0 हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसकी ज़रूरत होगी। बेसिकली ये मेमोरी को रिटेन रखने के लिए हम कर रहे होंगे। ये जो आउटपुट होगी ये हमें एक मेमोरी का जो है ना वो एलिमेंट दे रही होगी, यानी कि इसने कुछ चीज़ याद रखी होगी जिसकी बेस पे पहले इसकी आउटपुट 1 0 0 0 आ रही थी और अब इसकी आउटपुट 0 1 1 0 आ रही थी। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेट मतलब भी होता है। उसका अल्टरनेट मतलब ये है कि
ये स्टोरेज, एक तो मेमोरी होता है ना कि ये एक इनहेरेंटली मेमोरी इसने की कि यानी कि इसको अच्छा पता था कि मतलब ये सूरत गुजर चुकी, अब ये करूँ काम। दूसरा इसका एक और चीज़ होती है जो कि बेसिक लेवल है, वो है स्टोरेज। यानी कि आप ऐसे सर्किट जो सिक्वेंशियल लॉजिक में बनाते हैं कि जब आप उसको इनपुट 0 0 दें, 1 0 0 हो जाए, अब आप कोई और इनपुट देते जाएं तो चेंज आई ना आउटपुट पर, ऐसा सर्किट हो, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो मेमोरी रख सके, रिटेन रख सके, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस दोबारा एक सिग्नल मिलता है जिसपे मेमोरी रिटेन नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा सर्किट आज मैं इसका पढ़ाऊं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से एक बेसिक एलिमेंट, वो बेसिक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। मैंने जितनी बात करनी थी वो काफ़ी हद तक मैंने कर दी है। तो सिक्वेंशियल सर्किट में आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये वैसे ही होंगे, दूसरे होंगे कुछ मेमोरी एलिमेंट्स। आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट्स ही नॉर्मली आ रही होंगी, कभी कभार हम मेमोरी एलिमेंट्स की आउटपुट्स को भी आउटपुट कह देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या होगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट का कुछ स्टेट कह लें, हालात कह लें, यानी कि ये आउटपुट्स, कुछ आउटपुट्स मेमोरी एलिमेंट्स को जा रही होंगी, यानी किसी तरीके से ये स्टेटस जो है ना वो कॉम्बिनेशन सर्किट का स्टोर कर रहा होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट की आउटपुट कैसे साइकिल थ्रू हुई हैं। और इसी तरीके से, और क्योंकि आउटपुट्स इनपुट पर डिपेंड करते हैं, तो एक सेंस में ये इनपुट्स का सीक्वेंस स्टोर कर रहा होगा। वो एग्जैक्टली कैसे कर रहा होगा, ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इनपुट ही को स्टोर कर रहा होगा, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, लेकिन बस इसको फिलहाल यहीं तक अज्यूम कर लें। और ये मेमोरी इंफॉर्मेशन ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में दोबारा फीड कर रहा है, तो जिसकी वजह से आउटपुट पर कुछ खास इफेक्ट पड़ रहा है जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट अकेले नहीं कर सकता था। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था, सेम इनपुट्स पर बस आउटपुट आ जाती थी, बात खत्म होती थी। अब ये एलिमेंट प्रीवियस जो इनपुट्स आई हैं उसकी बेस पर भी फैसले कर रहा है, तो बस ये फर्क है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपकी जो प्रीवियस इनपुट कॉम्बिनेशन साइकिल थ्रू होते हैं उन पर कोई नज़र नहीं करता, बस आपको करंट आउटपुट, करंट इनपुट से उसको गर्ज होती है। जबकि ये भी देख रहा है कि पीछे सर्किट में क्या हालात गुजर चुके हैं, सर्किट पर क्या जो है बीती है, उसके बाद ये फैसला करता है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट जिस तरह अभी हमने देखा, कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स टू विच स्टोरेज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ऑफ फीडबैक पाथ। तो ये फीडबैक है। फीडबैक सिंपली ये होती है कि फॉरवर्ड से कोई चीज़ बैकवर्ड आए, वापस आए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी एंड गेट्स वगैरह में कि फीडबैक क्या होता है, लेकिन ये फीडबैक एक पता चला, और ये मेमोरी एलिमेंट्स फीडबैक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, मेमोरी एलिमेंट्स भी हैं और फीडबैक भी है, ठीक है। स्टोरेज एलिमेंट्स ये स्टोर करेंगे बाइनरी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि जो स्टोरेज एलिमेंट की स्टोरेज होगी वो 0 या 1 स्टोर करेगी, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज एलिमेंट्स की जो स्टोरेज है ना वो ये नहीं होता कि नज़र नहीं आ रही होती, जो इसकी आउटपुट होती है करंट टाइम पर वही स्टोरेज मानी जाती है। तो कभी कभार मैं तीन चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, तीन लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा और ये एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल हो रहेंगे। पहली चीज़ स्टोरेज, कि स्टोरेज क्या है, फ्लिप फ्लॉप की या मेमोरी एलिमेंट की फ्लिप फ्लॉप नाम होगा या लैचेज होगा। स्टोरेज क्या है, या उसकी स्टेट क्या है, या उसके आउटपुट क्या है, ये तीनों चीज़ें एक ही बात है कि वो स्टोरेज ही है। अगर मैं कहूँ स्टेट क्या है, स्टेट कहते हैं उर्दू में हालत को, तो हालत क्या है, मतलब वो स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। और आउटपुट क्या है, तो वो भी स्टोरेज ही की बात हो रही है। तो स्टेट, स्टोरेज और आउटपुट तीनों एक ही चीज़ होंगी। तो अगर आउटपुट 1 है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट ने 1 स्टोर किया हुआ है, और अगर आउटपुट 0 है तो उस एलिमेंट ने 0 स्टोर किया है। तो उसकी आउटपुट स्टेट क्या है, वो 1 है, और आउटपुट स्टेट क्या है, 0 है, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। Outputs of a sequential circuit are a function of the inputs and the internal state of the storage element। तो जो आउटपुट सिक्वेंशियल सर्किट की ओवरऑल है वो दोनों चीज़ों का फंक्शन है, क्योंकि स्टोरेज एलिमेंट की वापस जा रही है ना इनपुट, आउटपुट वापस इनपुट में जा रही है, तो इसका मतलब है जो ओवरऑल आउटपुट है वो दोनों चीज़ों का फंक्शन है। इंटरनल स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट, समझ आई ना। देखिए मैं क्या करता, स्टेट भी यूज़ करूंगा। इंटरनल स्टेट नज़र आउटपुट पर ही आती है, कोई खास चीज़ नहीं होती है, ठीक है। स्टेट रेफर्स टू करंटली नॉन कंडीशन ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग हालत, ठीक है, करंटली नॉन कंडीशन हालत, ठीक है, जो अभी की हालत है उसको स्टेट रेफर किया गया कि उसके अंदर क्या डाटा स्टोर हुआ हुआ, ठीक है। ये फिलहाल छोड़ दें, लास्ट पॉइंट को, हम आगे जाएंगे तो इसको देखेंगे कि स्पेसिफाइड बाय टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अभी आपने इतनी देर बाद से मुराद है कि सीक्वेंस क्या थी, ठीक है ना, कि बीच में क्या साइकिल थ्रू कम्बिनेशन हुआ। फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा, दो टाइप से सर्किट्स होते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है ये भी, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स, थोड़ी नॉमेनक्लेचर आपको नेमिंग पता होनी चाहिए। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस
जो ये पूरा चैप्टर 6 है, चैप्टर 5 है, ये सिंक्रोनस पर है और चैप्टर 6 भी सिंक्रोनस पर बेस्ड है, लेकिन चैप्टर 6 के थोड़े से पोर्शन है वो हम देखेंगे क्या चीज़ है। चैप्टर 5 पूरा सिंक्रोनस बेस्ड है और एसिंक्रोनस हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में ये होगा कि कुछ जो आपकी आउटपुट्स है ना वो चेंज तब हो सकेंगी जब कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम आएंगे। एकदम से चेंज सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, आप इनपुट चेंज कर भी रहे हैं ना, लेकिन एक ट्रिगर सिग्नल होगा, जब आप उस ट्रिगर को एक्टिवेट करेंगे ना तो तब ही आउटपुट चेंज होगी, बेशक आप इनपुट चेंज करते रहें। जबकि जो एसिंक्रोनस होते हैं वो इसके रिवर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ इनपुट चेंज होने पर आउटपुट पे इफेक्ट आ सकता है, उसको कोई स्पेसिफिक ट्रिगर की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली सिंक्रोनस जो है ना वो ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं हमारे, ठीक है। और सिंक्रोनस सर्किट में जो चीज़ होती है वो स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंक्रोनस होते हैं और जो कि सिर्फ किसी ट्रिगर की वजह से ही चेंज होते हैं, इसीलिए ओवरऑल आउटपुट भी ट्रिगर की वजह से ही चेंज होती है, ठीक है। और एसिंक्रोनस जैसे मैंने बताया किसी भी टाइम पर इनपुट पर बस होता है कि चेंज हो जाए, ठीक है। और ऑर्डर इन विच इनपुट्स चेंज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। ये छोड़ दें स्टोरेज एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, क्योंकि हमने एसिंक्रोनस पढ़ना ही नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, छोड़ दें फिलहाल, इस सब को छोड़ दें, ठीक है। हाँ बस ये एक बात क्या लें, कम्बिनेशन सर्किट जो फीडबैक के साथ होता है वो एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। ये अच्छा ये जो मैंने ट्रिगर कहा ना, ठीक है, तो क्योंकि ट्रिगर से इफेक्ट होता है तो ये ट्रिगर बेसिकली हम जनरेट करते हैं जिसको कहते हैं क्लॉकिंग, क्लॉक जनरेटर, ठीक है ना। एक टाइमिंग डिवाइस होती है जो वो ट्रिगर एक फ्रिक्वेंसी से जनरेट करती है, ठीक है ना। बहरहाल हम उसको भी देखेंगे क्या उसमें चीज़ है, तो अभी फिलहाल इसको भी बेशक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट क्लॉक पल्सेस यूज़ करते हैं जिसको मैं कह रहा हूँ ट्रिगर है, तो उसको क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स कह देते हैं, फिलहाल इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि जो ये सर्किट्स के होते हैं ना इनको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो जो ट्रिगर की बेस पर अपनी आउटपुट स्टोरेज एलिमेंट चेंज करते हैं उनको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत बेसिक यूनिट्स होती हैं, ये देखिए आप मेमोरी की जगह डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप डाल दी। दूसरी चीज़ें होती हैं लैचेस, जो कि एसिंक्रोनस की मेमोरी एलिमेंट्स होती हैं, वो ट्रिगर पर नहीं, वो बस इनपुट चेंज करने पर अपनी आउटपुट चेंज कर देती हैं, ठीक है। अच्छा ये टाइमिंग डायग्राम है, इसमें देख लें, अगर मैं ट्रिगर कहूँगा ना तो मैं ये ट्रांजिशन को ट्रिगर कहता होता हूँ, बल्कि ये होता भी यही है, लो टू हाई, फिर ये लो टू हाई, फिर ये लो टू हाई, कुछ केसेस में हाई टू लो ट्रिगर होता है, वो हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। यानी कि एक जो ट्रांजिशन हुई है ना इसको ट्रिगर माना जाता है, अभी इसको बेशक देखने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज थोड़ा सा करते चले, हम एक स्टोरेज एलिमेंट जरा बनाते हैं आज और देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कैसे रिटेन कर रहा है, ठीक है। उसके लिए कि एक स्टोरेज एलिमेंट कैसे बनाया जाता है, दो दो पहले तो बात ज़हन में रख लें कि हम फ्लिप फ्लॉप नहीं बना रहे आज, हालांकि फ्लिप फ्लॉप ही होता है जो स्टोरेज करता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नहीं बना रहे। जो सिक्वेंशियल सिंक्रोनस में स्टोरेज करता है वो फ्लिप फ्लॉप ही होता है। दूसरे होते हैं लैचेस, जो एसिंक्रोनस के लिए मेमोरी का काम करती हैं, लैचेस, LATCHES, लैचेस। लेकिन मसला ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो खुद लैचेस ही मिलकर बनते हैं। लैचेस को आप ऐसे ट्रिगर करते हैं कि वो लैचेस को ऐसे जोड़ते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं कि वो बजाय इनपुट के साथ ही आउटपुट चेंज करने के वो किसी ट्रिगर के ऊपर चेंज करें अपनी आउटपुट, ठीक है ना। तो पहले हमें फिर लैचेस पढ़ना मजबूरी है, लेकिन बस हम इतना ही रहेंगे, एसिंक्रोनस की सिर्फ लैचेस पढ़ेंगे, उनको जब फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद सारा काम सिंक्रोनस का शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब लैचेस भी मेमोरी एलिमेंट है, तो आज हम एक मेमोरी एलिमेंट बनाना ज़रा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये ज़रा गौर करें कि लेट से मेरे पास एक एंड गेट है और मेरे पास इसकी एक इनपुट कंट्रोल में है और दूसरी इनपुट कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस पर 1 या 0 कब आता है, कैसे आता है। तो मैं इसके बारे में क्या हतमी इंफॉर्मेशन फिर भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसको एक इनपुट से कंट्रोल करना चाहूँ तो मेरे पास कितना कंट्रोल है एंड गेट का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ 0 दूंगा तो मुझे पता है कि आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, ये तो मैं कह सकता हूँ। हाँ लेकिन जब मैं 1 दूंगा इस इनपुट पर तो मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, क्योंकि ये इस पर फिर डिपेंड करेगी। समझ आ रही बात। अगर तो मैंने 0 दे दिया ना फिर तो मुझे पक्का पता है कि 0 ही आएगा, तो ये एक पिन से मैंने इसको एक किस्म को कंट्रोल कर लिया। लेकिन 1 कर दिया तो इस पिन से मेरे हाथ से, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ ये पिन थी, मेरे हाथ से कंट्रोल निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मुझे प्रॉपर कंट्रोल करना मैं कहूँगा अच्छा 0 दे के रखो ताकि ये 0 रहे, लेकिन
फिर हो सकता है ना कि कोई काम करना पड़े मुझे या कोई इसको काम कराना पड़े, तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरे आ जाए और गेट। अगर और गेट के साथ एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो मेरी, यहाँ मुझे कोई पता ना हो कि क्या होगा, पीछे किसी सर्किट से आउटपुट आनी है, क्या चक्कर है, लेकिन ये मेरे पास कंट्रोलिंग के लिए हो, तो मैं इसका हतमी फैसला क्या कर सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर श्योर जब मैं 1 दूंगा ना तो आउटपुट 1 हो जाएगी। हाँ, बट जब मैं 0 दूंगा तो फिर मुझे पता नहीं कि आउटपुट पे क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने 1 दिया ना एक दफ़ा, आप जो मर्जी कर लो दूसरी पिन पर, दूसरी पिन जो मर्जी कर ले कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आउटपुट 1 ही आएगी। ठीक हो गया। एक थोड़ा सा जंप और मारते हैं। ये तो थी एंड और। अगर यही काम आपको नॉर में करना पड़ जाए, आपको ना पता हो दूसरी पिन और एक पिन आपके कंट्रोल में और आप आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अनसर्टेनिटी ना चाहते हो। देखें, जब आप 0 करते हैं ना तो यहाँ अनसर्टेनिटी हो जाती है आउटपुट पर क्या आएगा, जब आप यहाँ 1 करते हैं तो अनसर्टेनिटी हो जाती है आउटपुट पर क्या आएगा। अगर आप ये अनसर्टेनिटी ना चाहते हो तो ये तो हमें पता चल गया कि इधर आपने 0 कर देना है और इधर आपने 1 कर देना है, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। आपको फॉर सर्टन आप किसी बंदे को कह सकेंगे हाँ अब देखो इसकी आउटपुट 0 ही आएगी, अब देखो इसकी आउटपुट 1 ही आएगी। लेकिन नॉर का क्या करना, इसी तरीके से नैंड का क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इनका ट्रुथ टेबल देखें, जिस वजह से आपको पता चलेगा। ये तो आपको बड़ा एंड और बड़ा सिंपल था, इसलिए आपको फौरन समझ आ गई होगी, अच्छा 0 दे दो एक इनपुट तो आउटपुट 0 ही आनी है। लेकिन इनका क्या होगा, इसके लिए इनके ट्रुथ टेबल पर जाएं। नैंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है, जब ए बी इनपुट होती है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नॉर की जो आउटपुट है वो सिर्फ इधर 1 होती है, बाकी सारी जगह 0 होती है। इसी तरह नैंड ए बी, नैंड की आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इन तीनों पर 1 होता है, इधर 0 होता है। ठीक है। अच्छा, अब पहले इस टेबल में से, दोनों टेबल में से वो आउटपुट अलग कर लें जो कि फ्रीक्वेंट आ रही है, तो आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंट आ रही है और ये आपके पास फ्रीक्वेंट आ रही है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि एक इनपुट पर ए दे दिया बी दे दिया, नहीं, सिर्फ हम नैंड का नॉर का ट्रुथ टेबल देख रहे हैं। आप ये मत समझें कि ये मेरा ए है, नहीं, ना ए है ना बी है, कुछ नहीं, हम सिर्फ एक पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं जिस पैटर्न से हमें पता चले कि हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकें, कुछ देर के लिए सही, लेकिन एक पिन से कंट्रोल कर सकें। तो वो आपको समझ आएगी कि आप इन तीनों में एक पैटर्न खास ढूंढ रहे होंगे। दो इनपुट को अगर देखें आप, तो दोनों इनपुट, इन तीनों चीज़ों, इन तीनों पैटर्न में एक पैटर्न ये है कि कम से कम एक इनपुट 1 ज़रूर है, कम से कम एक इनपुट 1 ज़रूर है। जिसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक इनपुट 1 कर दूं ना तो आउटपुट मेरी हमेशा 0 आएगी। इसी से हमने ये नतीजा निकाला कि मैं अगर नॉर की एक इनपुट 1 कर दूं तो आउटपुट 0 आएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक इनपुट, इसी इनपुट को 0 कर दूं तो फिर आप देखें ये सिचुएशन आएगी। अब मसला ये है कि जब आपने एक इनपुट को 0 किया ना तो अब आपको दूसरा, आपको नहीं पता कि आउटपुट 1 भी तो आ सकती है। आपने अगर इनपुट 0 की और ये इनपुट भी 0 आ गई तब 1 आ जाएगा, और अगर ये इनपुट 1 आ गई तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाले 3 कम्बिनेशन या 0 रखकर श्योर नहीं हो सकते कि आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आई होगी कि नॉर पे अगर मैं 1 रख दूं तो आउटपुट 0 हो जाती है, बाकी चाहे जो मर्जी हो। यहाँ पर वो पैटर्न ढूंढने क्या है, मेरी आउटपुट 1 कब रहती है, जब मैं, जो मेरे हाथ में कंट्रोलिंग पिन है, जो एक पिन है, उसकी मैं कोई भी एक इनपुट 0 कर दूं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी। अभी फिलहाल अगर नैंड की भी समझ आ गई होगी, फिलहाल नॉर को ज़हन में रखें क्योंकि अभी मैं नॉर से मेमोरी एलिमेंट बनाने लगा हूँ। अब एक इनपुट 1 आ गई, ठीक है, तो आउटपुट 0 हो गई, तो ये मेरी कंट्रोलिंग पिन है। अगर मुझे आउटपुट 0 चाहिए होगी, मैं क्या करूँगा, इनपुट पर 1 दे दूंगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट और साथ यहाँ पर जहन में रख लें, ये आगे आपको जब मैं मेमोरी एलिमेंट अभी बनाऊंगा तो आपको फ़ायदा देगी। और वो ये जहन में रखें कि अगर मैं इसकी दोनों, अगर मैं जो कंट्रोलिंग इनपुट है वो 0 कर दूं तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तभी 1 आ सकेगी जब जो मेरी नॉन कंट्रोलिंग पिन है इस पर भी कहीं से क्या आएगा, 0 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मैंने अपनी वाली पिन को तो, मैंने अपनी वाली पिन को तो 0 कर दिया है, तो मेरे हाथ से कंट्रोल तो चला गया, लेकिन 1 कब आएगा, मैं अपने पिन
को जीरो कर भी दूं, लेकिन दूसरी तरफ अगर 1 आएगा तो आउटपुट तो फिर इस 1 की वजह से जीरो हो जाएगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी एक 1 आए तो आउटपुट जीरो होती है, और यही तो करता है। तो चलो मैंने अपनी कंट्रोलिंग पिन को तो जीरो कर दिया था, लेकिन जो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था पिन का, जिस पिन का, उस पिन पर आ गया 1। अब मैं क्या करूँ? तो ये तो आउटपुट जीरो कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब है मुझे 1 के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस नॉन कंट्रोलिंग पिन पर कहीं से मैं उम्मीद करूँ कि जीरो आ जाएगा, उम्मीद करूँ, ठीक है ना। तो वो आउटपुट फिर 1 कर देगा। तो ये नॉर के लिए याद रख लें कि अगर एक इनपुट भी जीरो हो जाए तो आउटपुट, एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट जीरो आती है, और 1 लाने के लिए दोनों इनपुट्स को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक मेमोरी एलिमेंट बनाते हैं। ये कैसे आया इसको छोड़ दें, इसकी बहस में मत पड़ें। बस देखें जिसने पहली दफ़ा बनाया है उसने हो सकता है तुक्का मारा हो या क्या किया हो, लेकिन बन गया और अब हम इसको यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो दो में बातें इन्फॉर्मेशन की, फिर दोनों में से कोई एक इनपुट 1 आ जाए तो आउटपुट जीरो आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैं काम करने लगा हूँ, मैं एक नहीं मैंने दो नॉर गेट लिए। ठीक है, मैंने दो नॉर गेट लिए और मैंने एक कंट्रोलिंग पिन को मैंने कह दिया आर, और दूसरी कंट्रोलिंग पिन को मैंने कह दिया एस। और अब जो मैं नॉन कंट्रोलिंग पिन कह रहा हूँ, ये मैंने एक दूसरे की आउटपुट से जोड़ दी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब फर्दर मैं ये करता हूँ कि इसको सर्किट को वैल्यूएट करता हूँ, ठीक है ना। मैं सारे कॉम्बिनेशन पर वैल्यूएट नहीं करता, जिस ऑर्डर में मैं वैल्यूएट कर रहा हूँ बस इस ऑर्डर में आप देखें, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है ना। और इसी ऑर्डर में वैल्यूएट करें। इसको आप नॉर्मल तरीके से ना लेंगे, दो इनपुट्स हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिलहाल ना लें। हाँ ठीक है, आर और एस दो इनपुट्स हैं इस ओवरऑल सर्किट की, दो आउटपुट्स हैं इस ओवरऑल सर्किट की, लेकिन अभी आप चार कॉम्बिनेशन वाली चीज़ मत लें। दो इनपुट्स हैं चार कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको छोड़ दें। और एक काम और करें कि जो ऊपर ऊपर वाली पिन है इसको क्यू कह दें, और जो नीचे वाली पिन है इसको क्यू बार कह दें फिलहाल। ये बाद में बताएंगे क्यू और क्यू बार क्यों कहा गया। अच्छा, अब आप इनपुट दें जनाब, तो मैं आर को पहले ज़ीरो कर देता हूँ और एस को 1 कर देता हूँ, ताकि आप जब स्लाइड्स पढ़ रहे हो तो परेशान ना हो। 1 0। अब फैसला करें जी, दोनों की एक एक, दोनों नॉर गेट की एक एक पिन आपके कंट्रोल में है। तो ये जिसकी इनपुट पर 1 आ गया, इसका फैसला क्या कर सकते हैं आप? इसका फैसला तो कर सकते हैं आप, जीरो वाली का भी नहीं फैसला कर सकते, 1 वाली का फैसला कर सकते हैं। आउटपुट क्या होगी इसकी? इसकी आउटपुट होगी ज़ीरो, तो ये आएगा ज़ीरो। अब जब ये ज़ीरो आएगा तो ये ज़ीरो जाकर यहाँ पर ट्रेवल होगा। अब इसकी दोनों इनपुट्स आ गई यहाँ पे पास, तो आउटपुट क्या आएगी? 1। और ये 1 वापस आ गया इधर। हालांकि ना भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इनपुट भी 1 हो जाए तो ज़ीरो, लेकिन आपके पास मज़ीद कन्फर्मेशन होगी कि आउटपुट क्या होगी। 1 1 पे आउटपुट क्या आ गया? ज़ीरो। एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को ताकि आप लोग देख लें और समझ लें। आपके पास 1 आया, 0 आया, जिस नॉर की आपके पास इनपुट 1 आई आपको उसका तो पता चल गया कि इसकी आउटपुट 0 आएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके बारे में आप फैसला नहीं दे सकते, तो आपने देखा कि ये आउटपुट तो वापस इस सेकंड की जीरो इनपुट बन रही है, और अब ये भी जीरो बन गया। तो दोनों इनपुट जब जीरो हो गई तो क्यू का क्या आउटपुट होगी? 1 होगी। तो क्यू आप क्या लिखेंगे? 1। अब एक काम करें, अब आप इसके बाद दोनों को जीरो इनपुट दे दें, इसको भी जीरो दे दी, इसको भी जीरो दे दी, और जो अभी पीछे कंडीशन चल रही थी उसको मत भूलें। ये ना करेंगे दोबारा से क्लीन स्लेट दे दें, नहीं, क्लीन स्लेट ना दें। बस अभी जो आपके पास काम हुआ ना, क्यू 1 आ गया, क्यू 0 आ गया, इसको रिटेन रखते हुए फौरन 0 0 दे दें। तो फिर क्या होगा?
जब आपने ये फ़ौरन 0 0 दिया तो आप ज़रा गौर करें कि जब आपने इधर 0 दिया और इधर भी 0 है अभी ऑलरेडी, ठीक है ना, इस 0 0 की जगह यहाँ पर 1 होगा और इस 1 की जगह यहाँ पर एक 1 तो आ ही रहा होगा, तो ये 0 होगा, रहेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि आपने ये 1 दिया हुआ था जिसकी वजह से आउटपुट 0 आ गई थी, और इस आउटपुट की वजह से ये 0 हुआ था, ये दोनों 0 होने की वजह से ये आउटपुट 1 हुई थी और ये 1 यहाँ पर आकर एक स्टेबल फॉर्म बन गई थी 1 1 0। उसके बाद आपने सिर्फ s को 0 कर दिया। अब जब आपने इस s को 0 कर भी दिया तो यहाँ पर तो दोनों 0 0 आ रहे हैं ना, पिछली आउटपुट अभी तो थी ना, रिटेन थी ना, आपने फौरन से सिर्फ इसी को चेंज किया, बाकी तो कोई कंडीशन सर्किट ही चेंज नहीं की, पावर ऑफ तो नहीं किया आपने। तो जब ये दोनों 0 0 हुए तो इसकी आउटपुट 1 रही और इस एक 1 की वजह से आउटपुट 0 रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप इसके बाद आए 0 0 दिया तो 1 0 आ गया। अब आप एक काम करें कि r को 1 दे दें और s को 0 दे दें, तो फिर क्या होगा। अब जब आपने r को 1 दिया है तो एक भी इनपुट 1 हो जाए किसी नॉर गेट की तो आउटपुट क्या होती है, 0। इस दफा क्या हुआ कि q 0 हो गया, और ये 0 होने की वजह से तो ये चेंज होगा ना, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड था एक्चुअली, तो ये 0 हो गया। और 0 0 इसकी आउटपुट क्या होगी, जब दोनों इनपुट्स नॉर गेट की 0 हो जाएंगी तो इसकी आउटपुट क्या हो गई, 1। और ये 1 जब वापस गया इधर तो 1 1 इसने 0 ही इन्फोर्स किया उस चीज़ को, तो अब ये पास क्यू बार हो गई 1। अब एक चौथा कॉम्बिनेशन करें, लास्ट फाइनल। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया हमने, 1 1 ट्राई नहीं किया, लेकिन नहीं 1 1 नहीं दे रहे हम दोबारा अब 0 1 के साथ, यानी कि ये स्टेट रहते हुए हम इस 1 को 0 में चेंज कर रहे हैं। हमने अभी जो 0 1 दिया था ना उसको नहीं छेड़ा और हमने इसको दोनों को 0 0 किया। अब जब हमने दोनों को 0 0 किया तो पिछली स्टेट सर्किट की क्या कहती है, क्योंकि अब दोनों पिन्स हमारे हाथ से निकल गई हैं, तो हम ये पिन भी हाथ से निकल गई, हमारे ये पिन भी, क्योंकि अगर 1 देते तो हमें पता था आउटपुट 0 आएगी, लेकिन अब R भी हमारे हाथ से गया, S भी हमारे हाथ से गया, तो इसकी दूसरी पिन देखनी पड़ेगी हमें। तो जब हमने दूसरी पिन देखी तो हमें पता चला अच्छा ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 0 1 ही रहेगा, और ये 1 है तो एक 1 तो आ रहा है तो आउटपुट 0 रहेगी, तो आउटपुट क्या रही, 0 1 रही, जब हमने दोबारा 0 1 के बाद 0 0 दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप 1 0 के बाद 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में फ़र्क नहीं आ रहा, और 0 1 के बाद आप जब दे रहे हैं तो आउटपुट में फ़र्क नहीं आ रहा। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ सर्किट। इसमें आपके पास स्टोरेज कहाँ आ रही है, इसमें आपके पास स्टोरेज आ रही है कि 0 0 जो है उसको कहेंगे नो चेंज, कि आपकी आउटपुट जो होती है वही रिटेन रहती है जब आप 0 0 चेंज करते हैं। तो जैसे ही 1 0 के बाद 0 0 आते हैं तो आउटपुट वही रहती है, 0 1 के बाद 0 0 आते हैं तो आउटपुट वही रहती है। 1 0 1 को जिसमें R1 है इसको कहेंगे रीसेट, जिसमें R1 है इसको कहेंगे रीसेट। क्यों, क्योंकि ये जो Q आउटपुट है ये 0 हो जाती है, ये मेन आउटपुट है आपकी, तो 0 को कहते हैं रीसेट, और 1 0 जिसमें S1 है आप इसको कहेंगे कि ये सेट आउटपुट है। क्यों, क्योंकि इसमें Q क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे सेट। फर्दर आप ये देखेंगे कि जहां Q 0 आ रहा है वहां Q बार हमेशा 1 आ रहा है, और जहां Q 1 आ रहा है वहां Q बार हमेशा 0 आ रहा है, तो इसलिए इन आउटपुट्स को हमेशा कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट रहती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए Q और Q बार को हमने इकट्ठा कर दिया। और एक लास्ट बिल्कुल पॉइंट वो ये कि 1 1 आप कभी नहीं देंगे, ठीक है ना, वो हम कल देखेंगे कि 1 1 हम क्यों कभी भी नहीं देते, ठीक है ना। तो एक जो Q आउटपुट है उसकी Q बार कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होती है, और ये आपके पास थी SR लैच जिसको कहते हैं सेट रीसेट लैच, जिसमें जब आप S1 कर दें तो आउटपुट सेट हो जाती है यानी कि Q1 हो जाता है, जिसमें आप R1 कर दें तो Q0 हो जाती है यानी कि लैच रीसेट हो जाती है। और अगर आपके पास कोई सेट या रीसेट की कंडीशन है उसके बाद आप 0 0 करते हैं, आप चाहते हैं स्टोर रहे, इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो, तो आप इनपुट 0 0 कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होंगी चीज़ें, और आपको ये समझ के अच्छा लगा होगा कि हमारे पास कोई मेमोरी एलिमेंट है, कोई चीज़ है जिसमें स्टोरेज किसी भी फॉर्म में हो तो सकती है ना, चाहे 0 0 इनपुट पर रख के आउटपुट चेंज नहीं होती है। बेसिकली तो पिछली इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करके स्टोर की है ना, आपने 1 0 यूज़ किया आउटपुट 1 करने के लिए, और फिर वो स्टोर रखी है आपने कि अच्छा चेंज ना होना। फिर जब आपने 0 1 किया रीसेट कर दिया अपनी मर्जी से,
और फिर कहा 0 0 देके अब चेंज ना होना, ठीक है ना। तो ये हमारा एक लैच कहलाती है, ठीक है। और ये इनपुट के चेंज होने पर हो सकती है और रिटेन भी रह सकती है, लेकिन ट्रिगर का यहाँ पर कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। तो इंशाल्लाह ये आज के लिए काफ़ी है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।